नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, ये जंग अब तेल, परमाणु ठिकानों और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरों में बड़े पैमाने पर नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर ईरान लगातार कह रहा है कि उसके परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं। इन परस्पर विरोधी दावों के बीच सवाल उठ रहा है, क्या ये सच है? इधर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तेल टैंकरों पर हमले और समुद्री तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं, जबकि क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान की ओर से अमेरिकी ठिकानों और सैन्य परिसंपत्तियों पर हमलों के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका भी ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई का दावा कर रहा है। दोनों देशों के आधिकारिक बयानों और जमीनी दावों के बीच तस्वीर लगातार धुंधली होती जा रही है। और इस आज सवाल 10 बजे में सबसे बड़े सवाल, क्या बुशहर न्यूक्लियर प्लांट वास्तव में हमले की चपेट में आया? क्या हॉर्मुज का संकट दुनिया में नया ऊर्जा संकट पैदा करेगा? और क्या अमेरिका और ईरान अब खुली जंग की ओर बढ़ चुके हैं? और इस टकराव की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाएगा? आइए शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। तो देखिए, जिस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं दोनों देशों के बीच, और ऐसे में धमाकों से दहला है इराक का सैन्य ठिकाना। ये बड़ी खबर आ रही है, धमाकों से दहल गया है इराक का सैन्य ठिकाना। धमाकों से इराक में नुकसान पहुंचा है। ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया है, तो हथियारों के गोदाम में भीषण आग लगी है। हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकाने पर धमाका हुआ है। ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया है और ऐसे में हथियारों के गोदाम में भीषण आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हथियारों के गोदाम में भीषण आग लगी, हथियारों के डिपो, सैन्य ठिकानों पर धमाका किया गया है। तो जिस तरह से लगातार हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में समझना जरूरी है कि यहाँ पर ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और ऐसे में इराक का सैन्य ठिकाना दहला है। ईरान ने जिस तरह से अटैक किया है, उत्तरी इराक पर हमला किया गया है, उससे बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हथियारों के गोदाम में भीषण आग लग गई है और यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हुआ है उत्तरी इराक में। ईरान ने यहाँ पर बमबारी की है, हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार ये हमले हो रहे हैं और ऐसे में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अब क्या हालात रहेंगे, अमेरिका और ईरान के बीच क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि जहां पर बात हो रही थी पीस टॉक की, वो अब कहीं ना कहीं युद्ध जैसे हालात बढ़ते हुए जहां पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में तब्दील हो गई है कि आखिर ईरान और अमेरिका की जंग कब तक जारी रहेगी। वहीं ईरान ने इरबिल पर हमला क्यों किया, ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है। अमेरिकी एयरबेस पर यह हमला किया गया है, तो जिसमें देखिए समझिए कि यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को अगर हम देखें तो लड़ाकू विमान और MQ-9 ड्रोन, हब लॉजिस्टिक्स और कमांडर सेंटर पर ये हमले हो रहे हैं। 2500 अमेरिकी सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, तो ईरान पर हमले के लिए ऑपरेशन का संचालन भी जरूरी है। वहीं अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा US वाणिज्य दूतावास परिसर ये माना जाता है। सुरक्षा खुफिया नेटवर्क का मजबूत ठिकाना है ये। सीरिया, इराक के ऑपरेशन का कंट्रोल रूम भी यहाँ पर है, तो खुफिया जानकारी, टोही ड्रोनों का संचालन यहाँ से होता है। कुर्द लड़ाकों को अप्रत्यक्ष समर्थन भी यहाँ से मिलता है। तो ईरान ने इरबिल पर हमला क्यों किया, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हॉर्मुज पर आर पार हो गई है। ईरान अमेरिका के बीच में समझने की कोशिश करते पिछले 24 घंटों में 8 जहाज गुजरे हैं। और वहीं अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरह से अगर ईरान इन बातों को नहीं मानता है, दादागिरी बंद हो तभी बातचीत हो सकती है, तो तनाव के बावजूद समुद्री मार्ग चालू है। तो ऐसे में सेना मुस्तैद है और खतरे पर तुरंत एक्शन होने की बात भी की जा रही है। तो ईरान के किन ठिकानों पर हमला होगा, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हॉर्मुज की यहाँ पर एक तरह से जद्दोजहद चल रही है, उस पर ये जानना जरूरी है कि अब हॉर्मुज को लेकर क्या कुछ स्थिति बनेगी। लेकिन ईरान के किन ठिकानों पर हमला हुआ है ये आपको बता दें। सनंदज, बुशहर, लार, अहवाज, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सिरीक, यज़्द और सिस्तान, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक किए गए हैं। तो ईरान के ये वो ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका बार बार हमले कर रहा है, ईरान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान पलटवार कर रहा है। स्थिति ऐसी है कि ईरान किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका इन ठिकानों को बार बार निशाने पर ले रहा है। कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए ईरान को। और ऐसे में अगर हम बात करें सटीकता की, तो यहाँ पर जो अमेरिका वार कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है, सटीक है।
चिन्हित किया जा रहा है उन जगहों पर जहां पर नुकसान पहुंचाना है। वहीं अगर ईरान की बात करते हैं तो हजारों ड्रोन दागे गए हैं, लेकिन वो प्रिसाइज नहीं है। वो एक तरह से ये तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सी जगह पर हमला करना है, क्या वाकई वहां पर नुकसान होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो शील्ड है, जिस तरह से इन्हें इंटरसेप्ट किया जाता है, तो कुल मिलाकर ईरान की जो कोशिशें हैं वो बेकार जा रही हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि वो दबने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में हमारे इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए हमारे मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़े हुए हैं, साथ ही मेजर विराट शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी का। सहाय सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, कहाँ तो पीस टॉक होनी थी, कहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। ईरान दबने का नाम नहीं ले रहा है, झुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति आपको क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? आप जय हिंद गीतू। मुझे लगता है कि एग्जैक्टली जो लेआउट पेंटागन ने सोच रखा होगा एज अ पार्ट बी स्टैंड बाय प्लान, कि अगर एमओयू को ऑनर नहीं करता है ईरान तो उस दरमियान हमें क्या क्या करना होगा। देखिए, कोई भी अच्छा जो बॉडी होता है वो 2-3 ट्रैक्स पे काम करता है। एक एमओयू कर लिया है, उसके बाद 60 दिन का आपको एक पीरियड मिल गया कि डील कर लेते हैं, लेकिन ये इसके बहुत हाई चांसेस थे कि जो सिविल और मिलिट्री कंफ्लिक्ट है ईरान में, उसमें एमओयू माइट कोलैप्स, क्योंकि उनकी मिलिट्री की और उनकी आईआरजीसी की कमांड एंड कंट्रोल के दरमियान बहुत सीरियस कम्युनिकेशन गैप्स हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के अलावा कम्युनिकेशन गैप्स हैं कि आज आप क्या करने वाले हैं, ये बातें वो आपस में नहीं कर रहे हैं। तो उनका जो वो सो कॉल्ड एक मोज़ैक डॉक्ट्रिन पे काम कर रहे हैं कि आज हम 2 टारगेट्स को डाउन करते हैं, या आज हम कुवैत में किसी यूएस बेस पे कुछ अटैक करते हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। तो इस दरमियान एज अ प्लान बी पेंटागन ने डेफिनेटली ये प्री डिसाइडेड टारगेट्स जो कोस्टल एरियाज के हैं, वो ऐसा नहीं कि डेली का डेली उठा रहे हैं, उनके पास एक अच्छा खासा जखीरा होगा टारगेट फोल्डर्स का कि ईरान में मिलिट्री टारगेट्स इस जो जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी जुड़े हुए हैं। दीवान सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो स्ट्रैटेजी है ईरान की वो क्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईरान बहुत ज़्यादा प्रिसाइज अटैक तो नहीं कर पा रहा है। अमेरिका की तरफ से कम ये देखा जा रहा है कि वो जो चिन्हित कर रहा है, जिस इलाके को चुन रहा है, वहाँ पर अटैक कर रहा है और नुकसान भी हो रहा है। ठीक कह रही हैं आप गीतू जी। अभी बड़ा क्लियर कट है, जो फेज 1 4-5 दिन से किया है अमेरिका ने, मिलिट्री इंस्टॉलेशन ईरान की डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। अभी अमेरिका जो है और इजराइल जो है मिलके फेज 2 जो 3-4 हफ्ते चलेगा, उसमें क्या करने वाले हैं, वो यही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डीप अंदर जाके, और इस्फहान पे भी, और दो जो न्यूक्लियर साइट्स उनकी ईरान की और भी हैं, और उन पे, और आईआरसीजी के कॉम्प्लेक्सेस पे, हेडक्वार्टर्स पे, और क्रिटिकल सपोर्ट्स फैक्ट्रीज पे जो उनकी प्लांट्स हैं, उनको पूरी तरह अटैक करेंगे। उसके लिए बड़ा क्लियर कट है ऑलरेडी कि वो कई रिफ्यूलिंग प्लेन्स, कम से कम 60-70 रिफ्यूलिंग प्लेन्स, 100 तक, कुछ इसराइल में, कुछ कतार में, कुछ डियोगो गार्शिया में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के लिए, ताकि ये प्लेन्स जो हैं ये ईरान में फेज 2 के तहत अगले 3-4 हफ्ते पूरी तरह डैमेज करें अमेरिका के, ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसके अंदर वो काम होता है, कामयाब होता है अगर यूएस से, तो शायद बात रुक जाए या बुरी तरह डैमेज होता है। या एक और चीज, एक तो ये आईआरजीसी वर्सेस सिविलियन पॉपुलेशन जो है, तो वो अगर बगावत में आ जाए, इतनी तकलीफ से, इतनी मार से कोरिलेटेड डैमेज भी होगा, तो वो आ जाए तो बगावत हो जाए, उसका चांस काफी कम है, क्योंकि ईरानियंस भी, एवरेज ईरानियन भी बहुत हार्डन है। 48 साल 50 साल से वो सैंक्शंस झेल रहे हैं के अमेरिका के। पर मेन झगड़ा क्या है, जो आईआरजीसी है वो मिकदार में कम है, और जो आर्तेश है, रेगुलर आर्मी है जो ईरान की, वो 6 लाख तक है। वो बहुत दुखी है कि आईआरजीसी कंट्रोल में है, आईआरजीसी पावर में आ रहा है, आईआरजीसी आर्तेश को, आर्मी को, रेगुलर आर्मी को डिक्टेट कर रहा है। तो उनके अंदर आग भड़का के अमेरिका, वो जो आपस में
टकराव ले आए तो शायद ईरान वीक हो। वो भी चांस बड़ा मुश्किल लगता है, क्यों अटैक के टाइम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर फेज टू फेल होता है अमेरिका, तो शायद आगे वो, अभी तो इसको करने के लिए 5-10 हजार तो ग्राउंड ट्रूप भी आएंगे। क्यों, उनका आइडिया है, जनरल डेन जो है सेंटकॉम के जो कमांडर है डैन, डैन केन, उनका ही आइडिया है। मई में उन्होंने ट्रंप को प्रेजेंटेशन दिया था कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है ईरान का 3 साइट्स में, इसको हम कमांडो ऑपरेशन से, एसओएफ से, स्पेशल ऑपरेटिंग फोर्सेस से चुरा लें और इनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करें। अगर वो सक्सेस में होते हैं तो फेज 2 कामयाब रहेगा और शायद बात जो है उस पर नबी के पीस अकॉर्ड पे भी आ जाए। और अगर नहीं कामयाब होता है तो शायद फेज 3 जो करना पड़े अमेरिका को, तो कई 6 महीने, साल, 2 साल का भी हो सकता है, ग्राउंड ट्रूप्स फुल मात्रा में। वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ट्रंप का हारना पक्का है। वो इराक की तरह ईरान नहीं है, 4 गुना बड़ा है। अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स उतारते हैं तो उस टाइम इराक में 2003 में जो हुआ था, वो 6 लाख आदमी उतारे थे जॉर्ज बुश के टाइम। तो वो बात भी आ सकती है, पर वो बड़ी मुश्किल है आना। उसमें तो हारना अमेरिका का पक्का हो जाएगा कि कई साल तक अमेरिका को ईरान में फंसे रहना पड़ेगा। पर अभी एक ही बात हो सकती है, मैं बताऊं समरी में, जो क्योंकि अभी ये बढ़ेगा 3-4 हफ्ते जो फेज 2 बढ़ेगा, तो चीन को बाबल बंदे बंद हो जाएगा, पक्की बात है। इसको चीन को बहुत तकलीफ होगी, इंडिया को भी होगी। इंडिया का भी ट्रेड है यूरोप के साथ, ज्यादा तो चीन का है। तो इस समय मौका ये है कि चीन जो है मध्यस्थता करके किसी ना किसी तरीके से ये जो एमओयू चल रहा है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, और ये ताकि बाबल बंदे बंद ना हो, दुनिया और त्रासदी में ना जाए। ऑलरेडी $90 बिलियन हो गया। छोटा सा लास्ट पॉइंट, अगर पर बैरल $1 बढ़ता है तो इंडिया का जो $150 बिलियन सालाना इंपोर्ट होता है ऑयल का, एलएनजी, एलपीजी, एलएनजी, तो उसके ऊपर $1 बढ़ने से $2 बिलियन, $1 प्राइस बढ़ने से $2 बिलियन खर्चा इंडिया में ज्यादा आता है। तो ये अगर 75 का 90 हो गया है तो $30 बिलियन हम सालाना डाउन हो जाएंगे। तो इन सब के चलते चीन अगर आगे मुस्तैदी से काम करता है तो शायद ये एमओयू को आगे बढ़ा पाए और काम रुक जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है जी। बिल्कुल। और ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इराक के सुलेमानिया में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराक के सुलेमानिया में ड्रोन अटैक किया गया है। ड्रोन हमले से इराक में भारी तबाही की आशंका। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया है। ड्रोन हमले से इराक के पहाड़ में आग लग गई है। ये बड़ी खबर, ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान ने यहाँ पर ड्रोन अटैक किया है। इराक के सुलेमानिया को निशाना बनाया गया है। तो ड्रोन हमले से इराक में भारी तबाही की आशंका है। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर यह अटैक किया गया। ड्रोन हमले से इराक के पहाड़ में आग लग गई है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर विराट का रुख कर लेते हैं। देखिए विराट सर, यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, तो हालांकि बहुत प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन इराक के सुलेमानिया में जो अटैक हुआ है उसमें एक बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। किस तरह से ईरान यहाँ पर इराक पर अटैक करके कमजोर कर रहा है इराक को भी, और साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव अमेरिका पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी गीतू जी, माफ करिएगा, मेरा नाम मेजर विराट शर्मा नहीं, मेजर विराट मिश्रा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे कि पिछले 2 से 3 दिन में जो बदलाव दिख रहा है अमेरिकी बॉम्बिंग्स में, अगर उसकी बात करूं मैं पहले, तो ये कहना चाहूंगा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अचानक से इनका शिफ्ट देखने को मिला है, ज्यादा बड़ा शिफ्ट। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन में इन्होंने लगभग 6 रोड्स, जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं और जो इम्पोर्टेंट ब्रिजेस हैं, अमेरिका ने उनको, ईरान की ब्रिजेस और रोड्स को नष्ट किया है। और ये वो रोड्स हैं, आर्टीरियल रोड्स हैं, जो जाके बंदर अब्बास, जो इनका एक बहुत ही मेन पोर्ट है, उसको इन्होंने हताहत किया है। इसके अलावा आपको एक बात बताऊं कि ईरान में जो सदर्न ईरान है, जो दक्षिणी ईरान है, वहां पे अमेरिका ने बॉम्बिंग करके जो इनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको इस गर्मी के मौसम में उसको काफी कुछ नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में आप सोचिए कि आम इंसान, जो आम नागरिक है ईरान का, उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये बात सही है कि ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड नहीं होगा। ये जो इंटरनेशनल लॉज है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट ना करने की बात है, वो कहीं ना कहीं उनके वायलेशन में है, बट फिर भी हमला हो रहा है ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये शिफ्ट देखने में मिला है। जहां तक बात है ईरान और इराक की, तो देखिए इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हाल ही में यूएस की विजिट पे थे और उनकी बातचीत चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर बनी है, पर इराक में ही ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे
लोग मौजूद हैं जो ईरान का सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इराक के अंदर ही बने हैं उनके ऊपर भी हमला कर रहे थे, जबकि ये सामने प्रेस में एग्जैक्ट कल्पेबिलिटी नहीं डिसाइड हुई है, पर फिर भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमला कर रहे हैं इराक के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो अमेरिका की मदद करता था। ऐसे एसेट्स जो अमेरिका को मदद करते थे कि वहां पे वो अपनी मिसाइल रख सकते हैं या इंटेलिजेंस ऑपरेशन चला सकते हैं, तो उन सब एसेट्स पे हमला कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो इससे इराक की जो अपनी इंटरनल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज एक और कहना चाहूंगा कि जितने भी ड्रोन सेंटर्स और जितने ईरान के अपने लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं उनके ऊपर लगातार बमबारी चल रही है, जिसकी वजह से जो ईरान का जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिट हुआ है, और इससे लड़ने में कहीं ना कहीं ईरान को दिक्कतें आगे बढ़ेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वाले जो ग्रिड्स हैं उनके ऊपर हमला करके अमेरिका ने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया है, उन्होंने दिखा दिया है कि वो हमला करके दिक्कतें और बढ़ा सकते हैं ईरान की आने वाले दिनों में, अगर ये निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आते हैं वापस। देखिए 60 दिन का जो ये सीजफायर हुआ था, जो एमओयू हुआ था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब वो डिस्ट्रॉय हो गया है। क्यों? क्योंकि छिटपुट मैरिटाइम जो टैंकर्स पे अटैक हुए थे, अब वो बढ़ के कहीं ना कहीं ईरान के अंदर गीतू जी पहुंच चुके हैं। वो अटैक्स बड़े होते जा रहे हैं, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, मिलिट्री कम सिविलियन, उसके ऊपर लगातार हमले बढ़ गए। ये 2 दिन में देखने वाला चेंज है, और सेंट्रल कमांड लगातार कह रहा है कि हम आपको मारेंगे और आपके यहाँ घुस के मारेंगे। देखिए ईरान के पास जो एयरफोर्स है वो लगभग खत्म हो चुकी है, उसके पास कुछ बचा नहीं है, उनके फाइटर्स नहीं है उनके पास, जो नेवी है वो भी उस तरीके से सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो छुपे हुए इनके एसेट्स हैं, जो इनके माउंटेन रेंजेस में जो इनके ड्रोन सेंटर्स हैं, या जो इनकी मिसाइलें छुपी हुई है, जो टॉर्पीडोज इन्होंने लगाए, उसी की वजह से, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इन्होंने अपनी नाकेबंदी की है, उसी की वजह से ये अभी चल पा रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट। वरना बहुत सारा इनका मिलिट्री जो एसेट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले बढ़ते हैं अमेरिका के, तो मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए अपने लोगों को जवाब देना। बिल्कुल। और लेकिन स्थिति जी ईरान में ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पर अब इसे समझना मुश्किल हो रहा है ईरान के दिमाग में चल क्या रहा है। साहिर सर, क्या ये थॉट प्रोसेस ऐसी तो नहीं है डू और डाई वाली सिचुएशन, या तो लड़ेंगे या मरेंगे, क्या है ये सब? क्योंकि अगर ईरान के यहाँ पर देखिए, अगर उसके संसाधन खत्म हो रहे हैं, लड़ने के लिए उसके पास कुछ ज़्यादा ड्रोन्स या फिर दूसरे वेपन्स बचे नहीं हैं, तो क्या माना जाए ईरान किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है? क्या अमेरिका को वो जवाब तो देना चाह रहा है, लेकिन इसमें वो सफल होगा या नहीं होगा, और उसके बाद क्या हालात बनेंगे? क्या उसे सरेंडर करना ही होगा? कैसे आप देख रहे हैं? गीतू, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि अमेरिका ने या तो कुछ अपने लोग प्लांट कर रखे हैं, या इजराइल की हमास कुछ काम कर रही है। बिकॉज ये जो आईआरजीसी का स्प्लिट फैक्शन, जिसको मैं रोग फैक्शन बोलता हूँ, वो जो अटैक्स कर रहे हैं जब से सीज फायर या एमओयू साइन हुआ है उसके बाद की अगर बात करें, तो वो अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज प्रो राटा डिस्ट्रक्शन अगर हम कैलकुलेट करें, तो विच ईच हर पासिंग दिन के साथ जो यूएस फोर्सेस का डैमेज हो रहा है इन द गल्फ कंट्रीज, इसको अगर कंपेयर करें कि ईरान की मिलिट्री कितनी डिग्रेड हो रही है, तो इसके बीच में रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ झुक रहा है। हर रोज जो जा रहा है अमेरिका इनके बहुत की इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री एंड अब तो थोड़े बहुत सिविल को भी मार रहा है, और जवाब में अमेरिका के बेस पर एक आधा प्रोजेक्टाइल्स गिर रहे हैं। तो हर रोज इनकी मिलिट्री की इंबैलेंस बढ़ती जा रही है इन फेवर ऑफ अमेरिका जी। तो आईआरजीसी का वो फैक्शन, रोग फैक्शन, एक्चुअली अमेरिका को हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि साथ के साथ बातचीत हो रही है, टेक्निकल डिटेल्स पे बात हो रही है कि मिसाइल प्रोग्राम को क्या करना है, यूरेनियम का क्या करना है डिग्रेड, या इनके एटॉमिक इंस्पेक्शंस का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो टेक्निकल डिटेल्स जिस पे डील चलनी है फाइनली 60 दिन के बाद। उस दरमियान अमेरिका के ये तो दोनों काम हो रहे। एक तरफ इनको फर्दर डिग्रेड करने का मौका मिल गया और टेक्निकली सीज फायर चल रहा है, तो वॉर नहीं है, और दूसरी तरफ जो इनका मिलिट्री इंबैलेंस है इन द गल्फ, वो बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है अगेंस्ट ईरान। तो ये आईआरजीसी की जो फैक्शन ये हमले कर रही है अमेरिकन रिस्पॉन्स में, वो दे आर एक्टिंग वेरी स्ट्रेंज, किसी भी तरह से ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उसके अलावा
जो लोकलाइज्ड उनकी सपोर्ट सिस्टम थी गल्फ कंट्रीज से, इंक्लूडिंग इराक, जहां पे अच्छे खासे लोग ईरान के समर्थन में अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका रहते हैं, और इस वजह से वो इरबिल पे या बिल्कुल। सुलेमानिया और पे सर देखिए, इराक ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है, उस पर आपका रिएक्शन लेंगे। इराक ईरान सीमा पर भी हमला हुआ है। आतंकी संगठन पीजेए के ठिकाने पर हमला हुआ है। कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकाने पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर। इराक ईरान सीमा पर हमला किया गया है। वहीं आतंकी संगठन पीजेए का नाम सामने आ रहा है कि यहाँ पर पीजेए के ठिकाने पर हमला हुआ है। आतंकी संगठन है ये। तो कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकाने पर भी हमला हुआ है। इस हमलों को अगर हम समझे साहिल सर, तो इराक ईरान सीमा पर अगर हमला हुआ है, किसने क्या होगा, क्या कुछ मकसद? वहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमारी जो भी रीडिंग स्टडीज जो इराक ईरान बॉर्डर ड्यूरिंग इराक ईरान वॉर के समय से अगर हम उसको पसंद करें, तो एक वहां पे अच्छा खासा ये इंफॉर्मेशन है, ओपन सोर्स में है अब तो, कि वहां मोसाद के एजेंट्स काम करते हैं बॉर्डर। उनके 2 या 3 अच्छे खासे सीक्रेट इंस्टॉलेशंस हैं, इराक में है, ईरान कवर करने के लिए। और कर्ड्स को जब आर्म करना शुरू किया था अमेरिका ने, उसका भी एक कॉमन पर्पस था, टारगेट ईरान। ये बातें ईरान को मालूम है। और अब वो इस पैनिक में कि इराक ओपनली अमेरिका की तरफ चला गया, या उनके प्राइम मिनिस्टर ने जाके बातें कर ली, अमेरिका ने एग्री कर लिया कि इराक से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेंगे, उनसे बिजनेस टर्म्स करेंगे। इसके पीछे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इस तरह की जब भी डीलिंग्स होती हैं दो नेशंस में, उसके पीछे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि प्रेजेंटली अमेरिकन यूनिट्स या जो स्मॉल कॉम्पोजिशन उनका इराक में था, वो क्या काम कर रहे थे, क्या वो काम इराकी लड़ाके या वहां के कुछ प्रॉक्सीज या कर्ड्स कर पाएंगे, क्या ये मोसाद को कुछ असिस्टेंस दे पाएंगे। इस पैनिक में इराक बॉर्डर लाइन और कुछ केसेस में अंदर बगदाद के साइड में भी उन्होंने अटैक्स किए। विराट एकदम ठीक कह रहे थे कि इसमें से कुछ अटैक्स इराक के इनलैंड हुए, जो एंटी इराक एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन लीडिंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वाले लोग हैं, उन्होंने भी किए। तो इसको एक माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे हमले ईरान से नहीं हो रहे। इराक का जो लीनिंग हो रहा है अमेरिका की तरफ, उसको लेके वहां के एक फैक्शन में नाराजगी है। कर्ड्स की आर्मिंग करी गई थी, लेकिन उन्होंने उतना काम रोल प्ले नहीं किया जो अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया था ड्यूरिंग दिस वॉर। तो ये सारा डेवलपमेंट एक तरफ से एक ऐसी स्थिति में जा रहा है जहां कुछ न कुछ स्पेशल ऑपरेशंस बाय फुट ऑन ग्राउंड, चाहे वो किसी आइलैंड पे हो या किसी मेजर इंफ्रा पे हो या किसी एटॉमिक सेंटर पे हो, उसके प्रति बढ़ता हुआ अमेरिका दिख रहा है। ड्यूरिंग सीज फायर एक सीज फायर का अम्ब्रेला रख रखा है, लेकिन साथ के साथ ईरानियन कोस्टल डिफेंस को एकदम तहस नहस बर्बाद कर दिया अमेरिका। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका ने भी ईरान पर पलटवार किया है। ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने भी ईरान पर पलटवार किया है। ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमला हुआ है। अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास पर हमले हुए हैं। तो होर्मुज की नाकेबंदी पर अमेरिका की सख्ती, यूएस ने 4 जहाज रोक दिए और एक पर कब्जा किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया और कई शहरों को टारगेट किया, एक साथ हमले किए गए हैं। अहवाज इसमें शामिल है, बुशहर, बंदर अब्बास, और ये वो शहर है जहां पर हमले किए गए हैं। होर्मुज की नाकेबंदी पर अमेरिका की सख्ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यूएस ने 4 जहाज भी रोक लिए हैं और एक पर कब्जा किया है। यहाँ पर दीवान सर ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से होर्मुज को लेकर बात सामने आ रही है कि अमेरिका काफी सख्त दिख रहा है, तो 4 जहाजों को रोका गया है, एक पर कब्जा कर लिया गया है, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अमेरिका की चल रही है? अपने ब्लॉकेड को, होर्मुज के ब्लॉकेड को इफेक्टिव बनाना, ताकि ईरान का वर्चस्व रहे, वर्चस्व इनका रहे। मैं छोटी सी बात एक ऐड करना चाह रहा हूँ, जो बुशहर का आपने फोटो दिखाई, कुछ साउंड में प्रॉब्लम भी था। देखिए बुशहर जो बीएनपीपी जो है, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो और दूसरे जो फोर्डो और इस्फान भी जो है, जहाँ इनरिचमेंट का काम होता है, तो ये इन पे अगर इनके ऊपर अगर स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस से काम नहीं किया गया और सीधी बम्बार्डमेंट की गई, तो रेडिएशन का खतरा तो गल्फ कंट्री में भी है, कतार में, कुवैत में, एक नजदीक है इसके। पर्शियन गल्फ की जो विजिट इतनी विड्थ है, वो तो फैल जाएगा न्यूक्लियर रेडिएशन, तो वो काम करेंगे नहीं। तो सवाल यही आ रहा है, सामने आ रहा है कि फिर जी एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दीवान सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मेजर विराट का रुख कर लेते हैं। मेजर विराट, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आईआरजीसी और जो ईरानियन डिफेंस फोर्सेस हैं, वो दो अलग
ग्रुप्स हैं। ऐसी स्थिति में आईआरजीसी ने ओवरऑल कमांड ले ली है इन ईरानियन ऑपरेशंस की अमेरिका के खिलाफ। इस समय ऑपरेशन नस्र 2 चल रहा है और आप ये देखेंगे कि लगातार जो हमले हो रहे हैं वो आईआरजीसी कर रहा है अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो उनके मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं, खासतौर से कतर, जहां पे अल उदैद एयरबेस है, जहां पे अमेरिकी मिसाइल्स रखी हुई हैं, वहां पे काफी इनके कैपिटल और एसेट्स रखे हुए हैं, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके, उनके ऊपर हमला लगातार जारी रखा है। और भले ही उनका बहुत इफेक्टिव हमले नहीं हो पा रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं आईआरजीसी भी बैकफुट पे है। आप ये देखिए, इनके पास सिर्फ आज की डेट में एक बहुत बड़ा हथियार है और वो भी अपनी ज्योग्राफी की वजह से, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसको इन्होंने ब्लॉकेड करके ईरान ने कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा की हुई हैं अमेरिका के लिए, और यही इनका यूएसपी है इस समय कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है। अमेरिका कितना भी कहे कि वो चल रहा है, वहां से टैंकर्स निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आने वाले दिनों में अमेरिका जो ईरानियंस को वापस से बातचीत के टेबल पे लाना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ एक तरीका है जो आज की डेट में अमेरिका ने शुरू कर दिया, वो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला। और ये कहीं ना कहीं रीढ़ तोड़ने वाला काम है ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होगा तो बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा। और पिछले 2 दिन से ये जो हमले हो रहे हैं, इसमें अब इन्होंने एस्केलेशन कर दिया है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, ये देखने में आया है। तुरंत बहुत भयानक हमले नहीं है, पर बढ़ा दिए गए हैं हमले। और ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, आम आदमी जिस दिन परेशान हो जाएगा, खींचने लगेगा, उसी दिन ईरान को वापस से बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आईआरजीसी ने कहा है कि चाहे हमला खर्ग आइलैंड पे हो या जो न्यूक्लियर एसेट्स है, उनको पूरे ईरान की संप्रभुता पे हमला माना जाएगा और हम पूरे दम से अमेरिका के ऊपर वापस से हमला करेंगे। पर वो संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके मिलिट्री एसेट्स बहुत ही हाईली डिग्रेडेड हो गए। ऐसी स्थिति में लड़ पाना ईरान के लिए कठिन से कठिन होता जा रहा है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही इनकी वो चाबी है जिसपे ये कुछ कंसेशंस निकाल सकते हैं अपने फ्रोजन एसेट्स जिनकी बात हुई थी, बातचीत की टेबल पे वापस आके। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज्यादा शक्ति है वो अमेरिका है, ये बिल्कुल साफ है। और आगे आने वाले दिनों में ईरान को बातचीत के लिए आना पड़ेगा जीतू जी। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है, राजधानी इरबिल पर बड़ा हमला। इराक के इरबिल में ईरानी ड्रोन ने तबाही मचा दी है। तो ईरानी ड्रोन के खिलाफ CRAM का प्रयोग किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है इराक के इरबिल से जुड़ी हुई, जहां पर ईरानी ड्रोन अटैक हुआ है और यहां पर तबाही मची है। ईरानी ड्रोन के खिलाफ CRAM का हमला हुआ है और ये प्रयोग यहां पर किया गया है। तो जिस तरह से लगातार निशाने पर लिए जा रहे हैं इराक के स्थान भी, इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल पर भी अटैक की खबर सामने आ रही है। साहिर सर, आप इस हमले को कैसे देखते हैं और क्या कुछ वजह इसके पीछे आपको दिख रही है? तो ये एस्टैब्लिश अभी शायद नहीं हुआ है गीतू कि ये ईरान का ड्रोन था, नंबर 1। नंबर 2, ये एडजेसेंट एरिया है अमेरिकन यूनिट का। इरबिल में जहां हमला हुआ है वहां पे एक अमेरिकन यूनिट है, तो टारगेट मेरे ख्याल से वही थे। कोई डैमेज मेजर नहीं हुआ है। हालांकि ये यूनिट ने अपना फेलियर शायद एक्सेप्ट किया है कि ये इसको एयर डिफेंस इनकी एक्टिव नहीं हो पाई टाइमली, और ये ड्रोन वहां पे हिट किया है। और इसके मतलब दे आर ऑल कोलोकेटेड, इराक की फोर्स ये अमेरिकन यूनिट्स के साथ हैं। तो इसको एक मेजर फेलियर ऑफ द एयर डिफेंस माना जाएगा। ये दूसरा है अपने तरह का पिछले 2 हफ्तों में जहां ईरान या किसी दूसरे पार्टी ने ड्रोन अटैक किया है एक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पे, और वहां के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि बहुत छोटे स्केल के होते हैं, सरफेस टू एयर, वो फेल कर गए हैं। दे हैव नॉट डिटेक्टेड इन टाइम एंड दे हैव नॉट काउंटर्ड, इसीलिए इंपैक्ट हुआ है। लेकिन कोई मेजर लॉस नहीं। मुद्दा यहाँ सिग्नलिंग का है कि अगर इराक अमेरिका की तरफ झुकता दिखेगा इस वॉर में, तो ईरान उसको भी, ईरान मतलब IRGC, द वॉरिंग रोग फैक्शन ऑफ IRGC, जो किसी भी तहत डेस्परेटली ये चाह रहा है कि ये पीस टॉक डिरेल हो जाए और वो प्रिवेल करें। इससे अच्छी खासी ईरान की जनता और वहां की सिविल लीडरशिप अब नाराज है। पिछले कुछ दिनों से, घंटों से आप देखें, उन्होंने बहुत मेजर बयानबाजियां भी नहीं की हैं, क्योंकि वो दोहा, इस्लामाबाद एंड स्विट्जरलैंड में लगातार बातें चल रही हैं अलग अलग तरह टुवर्ड्स द डील। और इस दरमियान IRGC कभी इरबिल, कभी सुलेमानिया, कभी कुवैत हमले कर रहा है इसको डिरेल करने के लिए। हॉर्मुज की आप बात कर रहे थे कि तो हॉर्मुज एक अच्छा बहाना मिल गया है अमेरिका को टू फर्दर डिग्रेड व्हाइल द सीज फायर इज ऑन, और वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं।
मुझे लगता है कि आज ही वो दिन है जब ट्रंप ने डेडलाइन दी थी कि आज के बाद से वो मेजर ब्रिजेस को सैलिनेशन स्टेशंस की भी उन्होंने बात की थी, सैलिनेशन प्लांट्स को भी, डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी हिट करेंगे और इनके पावर स्टेशंस को। तो हो सकता है कि ये वॉल्यूम थोड़ा अभी बढ़ जाए, जो कि अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी है कि सीज फायर पे बातें करते रहो सीज फायर के दरमियान, और ये बिना फुल स्केल वॉर में गए हुए एक तरफा हमलों से ईरान की मिलिट्री को डिग्रेड करते रहो। और ये बहुत क्यूरियस होता जा रहा है हर दिन कि इस दरमियान लेबनान और गाजा में इजराइल जो कर रहा है, आईडीएफ जो कर रही है, उसके खिलाफ भी अब ईरान ने अचानक से बोलना क्यों, अटैक तो छोड़ दीजिए, बोलना भी अभी 3-4 दिनों से कोई वक्तव्य नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस आपस की लड़ाई में है। आईआरजीसी रुक नहीं रही, उन्होंने प्रोजेक्टाइल्स हिट करने हैं गल्फ कंट्रीज पे। अमेरिका उसके जवाब में अच्छी खासी बर्बादी ईरान के ऊपर कर रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि फिलहाल क्या कुछ रहने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि दीवान सर अगर हम इसे समझें तो क्या हमें ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की तरह ये जंग चलेगी ईरान और अमेरिका के बीच में, या जल्द ही इसका निपटारा हो सकता है? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नहीं, आवाज आप तक नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कीजिएगा सर। ठीक है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विराट सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्या हम एक बड़ी जंग को आने वाले समय में देखेंगे या फिर जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा? देखिए गीतू, जैसा कि अभी साहिद सर बोल भी रहे थे कि कुछ फैक्शंस हैं आईआरजीसी के जो अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं शायद सारी कमांड्स मान रहे हैं जो आईआरजीसी या मुश्तबा खमेनी की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसके बियॉन्ड आप देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस भी इसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हुए हैं उन पे तुरंत उन्होंने अपना वक्तव्य देना शुरू कर दिया है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये ठीक नहीं है। पर अमेरिका इस युद्ध को जीतने के लिए आने वाले जो इम्पेंडिंग इनके मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनको जीतने के लिए अभी से कवायद शुरू हो गई है। और आप ये देखिएगा नवंबर में वो इलेक्शंस हैं, आने वाले 1 से 2 महीने 2.5 महीने में कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इस युद्ध पे विराम लगेगा, बातचीत की टेबल पे ईरान को आना पड़ेगा। जैसे जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला बढ़ेगा वैसे वैसे ईरान की कमर टूटेगी और वापस आना पड़ेगा बातचीत की टेबल पे, और वो दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद रहेगा, अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इजराइल क्या करता है। देखिए इजराइल गाजा पे भी अभी उसने कई सारे लोगों को वापस से हताहत किया है, ये कहते हुए कि ये लोग टेररिस्ट थे, और साथ में सदर लेबनान में भी उनके ऑपरेशंस रुके नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो की होगी, जो चाबी होगी वो इजराइल के हाथ में होगी। अगर वो एस्केलेट करता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस युद्ध को रोकना। अगर वो उसको थाम लेता है, अमेरिका कह देता है कि नहीं भाई अब आप रोकिए ये हमले, तो फिर कहीं ना कहीं जो दुनिया की सांसें हैं, जो आप दिखा भी रहे हैं दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं आराम मिलेगा, रुकेगा युद्ध। पर इजराइल के हाथ में चाबी है, वो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशंस जो ये सब चल रहे हैं उसको आगे बढ़ने देता है या रोकता है, थमता है। उनकी जो मुसाद है वो भी बहुत सारे देशों में एक्टिवेटेड है, इराक में भी, ईरान में भी, लेबनान में भी उनके अपने ऑपरेशंस चल रहे हैं। और इसी तरीके से अमेरिका लगातार ये जो ऑपरेशंस अभी कर रहा है ईरान में, उनमें भी, उसमें सेंट्रल ईरान, सदर्न ईरान, उनमें भी अभी उन्होंने मेनलैंड में हमले बढ़ा दिए हैं। अब देखना ये होगा कि ईरान की जब ये कमर जो टूट रही है, ये पूरी तरीके से अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की टूटने की वजह से टूटती है तो फिर कैसे चलेगा आगे, आने वाले दिन बताएंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं साहिद सर, तो भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम समझें फिलहाल क्या रास्ता निकल रहा है, क्योंकि पहले तो ये था कि ठीक है डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, स्टेबल हो गए हैं, और थोड़ी सी राहत की खबर भी आई जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा कि अब ये रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन अब फिर से वही हालात बन गए हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं भविष्य में भारत के लिए, क्या ये संकट हो सकता है, क्या महंगाई बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या कुछ असर भारत पर? गीतू, गल्फ डिस्टर्बेंस में हमारे 3 मेजर कंसर्न्स होते हैं एज ए नेशन। एक, इंडियंस इन गल्फ, जो कि अच्छी खासी मात्रा में मिलियंस में है, और वहां से हमारा रेवेन्यू और उनकी सेफ्टी, उनकी फैमिलीज की सेफ्टी। दूसरा, हमारे उनसे पॉलिटिकल रिश्ते, तो हम इराक के साइड हैं कि ईरान के साइड हैं, यूएई किस तरफ हैं या ईरान को हेल्प कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है हमारे ट्रेड पे। और तीसरा, एनर्जी, हमारी एनर्जी वहां से, तो हम उल्टे दिशा में जाते हैं। एनर्जी हमारी वहां से जो आ रही है उसका हमने अच्छा खासा बैकअप अब वेनेजुएला से अनफॉर्चुनेटली थ्रू अमेरिका कर रखा है,
और रशिया से हम काफी मात्रा में क्रूड ले रहे हैं और उसको रिफाइन करके खुद भी यूज कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, इंक्लूडिंग वापस रशिया को बेच रहे हैं। तो ऐसा कोई फ्यूल क्राइसिस अभी नहीं है। हाँ, दाम बढ़ गए हैं, वापस $70 से $80 तक टच कर गए। आई थिंक वी आर केपेबल टू टेक दैट शॉक, $5 more उस समय तक चलता रहेगा। इसके साथ के साथ हमारा एक इंटरेस्ट था कि हम चाबार में कुछ बना रहे थे पिछले 3 सालों से, जी। और वो हमारे फ्यूचर में ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था, जिसको इस साल के जनवरी में अंडर सम इंफॉर्मेशन एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अमेरिका हमने उसका रोक दिया था वहां पे अपना काम। और इस बार के 31 मार्च के जो हमारा बजट आया उसमें सीतारमन ने उसमें कोई पैसा सैंक्शन नहीं किया। मतलब इट वाज एब्रप्टली स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ सम इंफॉर्मेशन गिवन बाय अमेरिका टू इंडिया कि अभी रोक दीजिए, वहां कुछ डिस्टर्बेंस होगा। और 28 फरवरी को वहां हमला हो गया था ईरान में। तो वो हमारा एक है, लेकिन वो अभी हमको वहां पे डैमेज नहीं हुआ है, तो वी आर सेफ। बाकी इंडिया का जो एनर्जी नीड्स है, बाकी एक सीपेक करके है, आपको पता होगा, अंडर जी। द ओशन इंडिया से लेके गल्फ तक जाएगा, जिसमें हम हॉर्मुज को अवॉइड कर ले जाएंगे। और एक मेजर पाइपलाइन सऊदी अरेबिया से ओमान तक की बन रही है, और ओमान से हमारे पास तेल आता रहेगा। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है कि 5 से 10 साल लग सकते हैं। तो इमीडिएट एनर्जी का जो क्राइसिस था वो, जी आप कुछ कह रही गीतू? जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल होगा मेजर विराट से, क्योंकि देखिए जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे में चीन और रूस का अगर हम रुख स्पष्ट करने की कोशिश करें तो क्या इन दोनों देशों को फायदा हो रहा है इस जंग से जो कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है मेजर विराट, या फिर उन्हें भी कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है? नुकसान से ज्यादा मुझे तो बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि जितना मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट रहेगा अमेरिका का ईरान में, उतना ही ये फ्री रहेंगे अपनी बाकी जो इनके गोल्स हैं उनको परसू करने के लिए। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो अगले साल 100 साल हो जाएंगे चीनी जो पीएलए डिफेंस फोर्सेस हैं उनके इंस्टीट्यूशन के, और चीन लगातार ये कह रहा है कि वो ताइवान के ऊपर अपना जो कब्जा है या अपना जो प्रभुत्व है वो बढ़ाना चाहता है। और कहीं ना कहीं वो भी वेट कर रहा है, देख रहा है कि ये जंग जो है रूस और यूक्रेन के बीच और ईरान और यूएस के बीच ये किस तरीके से मोड़ लेगी। क्या वो अपना जो प्रभुत्व है, जो अपना हमला है वो अगले साल करे ना करे ताइवान पे, ये कई तरीके के वो अपने जो ऑप्शंस है उनको टटोल रहा होगा, देख रहा होगा। दूसरी चीज रूस की बात करें तो देखिए रूस भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो इनकी जंग चल रही है यूक्रेन के साथ, अब उससे ऊब भी गया है, उकता भी गया है, और साथ में दिक्कतें वहां पे भी बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि यूक्रेन भी कहीं ना कहीं रशियन मेनलैंड में जाके ड्रोन से हमले कर पा रहा है। आपने देखा होगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब में कि उनके जो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट थे उनके ऊपर तक जाके हमला कर दिया था यूक्रेन ने। और अभी जो प्राइसेस है, ऑयल प्राइसेस हैं, वो काफी बढ़ गए थे रूस में। क्यों? क्योंकि इनकी जो रिफाइनरीज है उनके ऊपर जबरदस्त हमले किए यूक्रेन ने पिछले 10-15 दिनों में। तो कहीं ना कहीं उसको भी इस अपने जो इस क्वागमायर में फंसा हुआ है, दलदल में फंस गया है, उससे बाहर निकलने का, ज्यादा सोच पाने का मौका मिलता है। तीसरी चीज आप ये देखिए, अमेरिका ने इस लड़ाई में आने के लिए अपने बहुत सारे एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स हटाए। कहाँ से हटाए? साउथ कोरिया से हटाए, बाकी यूरोप से हटाए। यूरोप से उसके संबंध खराब हुए इसी युद्ध की वजह से, अमेरिका और ईरान वाले युद्ध की वजह से अमेरिका के संबंध यूरोप से भी खराब हुए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ देश वापस से रीथिंक में चले गए, खासतौर से यूरोपीय देश, ये सोचते हुए कि भाई इससे अमेरिका की ये लड़ाई है, इसमें हम खामखा पिस रहे हैं, हमसे ना पूछा गया, ना हमको इसमें इन्वॉल्व किया गया, पर हमें इसका ब्रंट झेलना पड़ रहा है। दूसरी चीज अगर भारत की बात करूं तो देखिए भारत भी कहीं ना कहीं एक ऐसा देश, सबसे बड़ा देश बन के उभरा है जो ना तो इस युद्ध में इन्वॉल्व है, पर उसके ऊपर इसका महंगाई का असर, एलपीजी पे असर, पेट्रोल पे असर, डीजल पे असर, ये कहीं ना कहीं बहुत वृहद रूप से देखने को मिला है। और अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो भारत की जो एलपीजी नीड्स हैं, जो हमारी गैस की नीड्स हैं, जो हमारे सिलेंडर्स हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा दबाव आ सकता है, और वो दुनिया में फिलहाल कहीं से भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें देखने के साथ देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक जो भू राजनीतिक घटनाक्रम है वो सब जुड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में एक जगह अगर जंग होती है तो उसके इम्पैक्ट ऐसे सैकड़ों मील दूर होता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे भारत के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। और ऐसा ही इम्पैक्ट कुछ ना कुछ चीन और रूस के ऊपर भी है, बट शायद उनको कुछ फायदा भी है इससे, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है मिलिटरीली कहीं, और उसका ध्यान कहीं ना कहीं कम हुआ है ऐसी जगहों से, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, या और जगह जहाँ अफ्रीका में अपना ये प्रभुत्व बढ़ा रहा है चीन।
इस तरीके की चीजों पे कहीं ना कहीं अमेरिका ध्यान बंटने से चीन को तो खास तौर से फायदा हुआ है, और रूस ने भी अपने आप को ज्यादा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है यूक्रेन में। जी, और इस बीच एक और बड़ी खबर, इरबिल में पैट्रियट सिस्टम को नष्ट करने का दावा। इरबिल से खबर आ रही है जहां पर पैट्रियट सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। यूएस पैट्रियट सिस्टम पर हमला सफल रहा है। ईरान की तरफ से बात कही जा रही है कि यूएस पैट्रियट सिस्टम पर हमला सफल रहा है, और ऐसे में इरबिल में पैट्रियट सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है इरबिल से जुड़ी हुई, जहां पर पैट्रियट सिस्टम को नष्ट करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। साहिद सर, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? आधा आधा। पेट्रियट एयर डिफेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम, बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। और अभी अभी आपको याद होगा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पेट्रियट बनाने की इजाजत दे दी है यूक्रेन को। अपने ऑफिस में बैठा के सबके सामने बोल दिया कि तुम पेट्रियट बनाओ, हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देते। तो ये जो आपसी होड़ होती है ना हथियार बनाने वाली कंपनीज की, वो तुरंत कोई ना कोई काउंटर मेजर प्रोपेगेंडा फैलाते कि देखो ये पेट्रियट को मार दिया, ईरान जैसे छोटे कंट्री ने पेट्रियट को मार दिया। और ये सीराम जिसकी आप बात कर रहे थे, ये एक्चुअली पेट्रियट को ऐसे मार दिया, बड़ा मुश्किल है बिलीव करना, बिकॉज हाँ, अगर वो इनऑपरेटिव थे, इफ दे वर नॉट इन एक्शन मोड, सिटिंग डक्स की तरह मार दिया है इरबिल में। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां अमेरिकन यूनिट्स बेस्ड है, एक काउंसुलेट है अमेरिका का, तो वो एक प्राइमरी टारगेट रहा, वो कई बार हमले हो चुके। लेकिन ये जो एआई बेस्ड सिस्टम है, बिकॉज वहां से अमेरिका ने अपने कुछ स्टाफर्स को हटा लिया था आफ्टर द फर्स्ट 2 अटैक्स, तो एआई बेस्ड सिस्टम्स छोड़ दिए थे जो काउंटर ऑफ रॉकेट्स, आर्टिलरी एंड मोटर, जिसमें आर्टिलरी एंड मोटर ग्राउंड पे अटैक करते हैं, रॉकेट्स एरियल से आते हैं। तो ये एरियल अटैक था जिसपे एआई ने उसको इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ सारा इंटरसेप्ट नहीं हो पाया, कुछ ने ग्राउंड पे इंपैक्ट किया। और ये इंपैक्ट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बैटरी ऑफ पेट्रियट को नष्ट कर ली हो, लेकिन इसका कोई अभी तक दस्तावेजिक प्रूफ या कोई मतलब वीडियो प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो वेरी डिफिकल्ट। पेट्रियट अगर एक्टिव रहते तो देयर वाज नो चांस कि ईरान के पास या ये यूएवी या ड्रोन से कुछ मार पाते उसको, क्योंकि वो दे आर 3 to 4 लेयर ऑफ सेंसर्स होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग एलओएस से डिटेक्ट करना शुरू करते हैं, और जब तक आप वहां पहुंचते हैं तब तक पेट्रियट आपको खत्म कर देता है, इंक्लूडिंग द फाइटर एयरक्राफ्ट। बहुत ही पोटेंट सिस्टम है, और इसी वजह से यूक्रेन ने एग्री कर लिया उसके ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत पेट्रियट बनाने के लिए, बिकॉज वो रूसी हवाई हमलों से परेशान है और उनको एक अच्छा पेट्रियट सिस्टम मिल गया, तो वो खुश हैं इस बात। तो ये पेट्रियट को डिफेम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, बट अगर पेट्रियट उस समय एक्टिव नहीं थे, बिकॉज स्टाफर्स कम है, मैनिंग कम हो रखी थी, और सीराम पे ये बेस कर दिस इज अ टैक्टिकल एरर डन बाय द लोकल कमांडर्स ऑफ अमेरिका। जी की बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही है कब तक चलती रहेगी, कैसे क्या कुछ रास्ता निकलेगा, और बाकी देशों पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे में वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।